वही बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सवाल का जवाब दो। तुम साफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम सियासतदान हो, यूट्यूबर हो, तुम सियासतदान हो। मैं सियासतदान में वोट लेके अपनी सर इमरान खान चले जाओ। इमरान खान साहब ने इजाजत दी है इस जुबान की? क्या इमरान खान साहब की ऐसे लड़ाई चले? किसको तुम तुम्हारे किसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चौधरी फवाद हुसैन साहब बामुकाबला मतीउल्लाह जान। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत धूम है उस क्लिप की। मतीउल्लाह जान साहब ने मुझे घूर के तरह गुस्से से देखा है। ज़रा वो पूछ लें क्या था, किस हवाले से आपस में जो मुकालमा हुआ या आर्गूमेंट हुआ। मतीउल्लाह जान साहब ने अपॉलॉजी मांगी, एक ये चीज़। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डैश 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 हो जाएगा अगर आपने इस मामले को ख़त्म किया या स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। बाबर अवान साहब कह रहे थे वो क्या मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है मतीउल्लाह जान साहब उसको कैसे देख रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या किया आज आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? आप सवाल कर रहे थे, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, क्या हो रहा था? वो असद उमर साहब कुछ देर बोलते रहे और जब उन्होंने बात ख़त्म कर ली तो मैंने असद उमर साहब से सवाल करने की कोशिश की। दो ही सवाल थे फवाद चौधरी साहब के, बल्कि फरवा जो थी उनके बारे में। फरा अच्छा, फरा के बारे में भी बात करेंगे आपसे। जी, वो उनके वाले से मैंने कहा कि बहुत बातें हो रही हैं कि मुल्क छोड़ के चली गई हैं, तो वो क्यों गई हैं और कब गई हैं और क्या है इसका पस मंज़र क्या है। दूसरा मैंने कहा था कि फ़ौज के तर्जुमान, बल्कि फ़ौज के तर्जुमान के हवाले से जो एक तो पहले कहा था ना कि जो कौमी सलामती कमेटी का बयान है वही हमारा बयान है, फ़ौज के तर्जुमान के हवाले से। और यही मैं उनसे पूछना चाह रहा था। वो राइटर्स की भी खबर है कि फ़ौज के ज़राए से खबर आ रही थी कि कोई सबूत नहीं मिला गैर मुल्की साजिश का, और हमने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया था, वो राइटर्स की खबर थी। तो इन दोनों सवालों के जवाब जो है असद उमर से मैं सवाल कर रहा था, तो पीछे अचानक फवाद चौधरी भी आ गए, वो भी बोलना चाह रहे थे। अच्छा, तो लग यूं रहा था जैसे फवाद चौधरी साहब पहले से वहाँ पे मौजूद हों, जो क्लिप्स दिखाई दे रहे हैं ना। मैं बुनियादी तौर पे असद उमर साहब से पूछना चाह रहा था, बीच में फवाद चौधरी साहब आ गए और वो बीच में इंटरप्ट करने लगे, तो फिर मैं बार बार सवाल दोहराने लगा। क्योंकि एथिकली जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो पहले वो बात करता है, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तो मैं पहले असद उमर साहब बात पूरी कर चुके थे, जब फवाद चौधरी आए तो उसी वक्त उन्होंने बात ख़त्म की। तो मैंने असद उमर साहब से कहा कि अब आप सवाल ले लें, तो फवाद चौधरी कहा नहीं अभी नहीं, पहले मैं बोलूँगा फिर। मैंने कहा मैं असद उमर साहब से सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात कर ली है। देखिए ना, अब जो कंफ्यूजन मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब बात करना चाह रहे थे, वो रोस्ट्रम पे खड़े हुए थे और आप सवालात की आपने बौछाड़ कर दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि असद उमर साहब पहले बोल रहे थे। हाँ, वो असद उमर साहब बात पूरी कर चुके थे, तो मैं असद उमर साहब से सवाल कर रहा था। बीच में फवाद चौधरी आ गए, जब उन्होंने बीच में रुकावट डालना शुरू की तो मैंने वही सवाल बार बार दोहराए फिर। ठीक, तो उन्होंने कहा नहीं, और ये किराए के सहाफ़ी, ये किराए के अच्छा किराए। मैंने अभी आप जब यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने आपकी गाड़ी से उतरते हुए बनाई है एक छोटा सा क्लिप। मैं वो चाहता हूँ कि वो लोगों को दिखा दूँ कि किराए के सहाफ़ी कैसे होते हैं। किराए के सहाफ़ी ये नाज़रीन देखा आपने, किराए के सहाफ़ी जो जिस गाड़ी के अंदर आए हैं, इसका इंजन भी जो है वो फड़फड़ा रहा है मतीउल्लाह जान साहब की गाड़ी का। तो हमारे देखें गाड़ी मेरी बहुत ठीक है, बड़ी सही है, बड़ी सही है। गाड़ी कौन सा मॉडल है आपकी गाड़ी का? बस जो भी है, मेरे ख्याल में इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि किराए के सहाफ़ी जो होते हैं उनकी गाड़ियाँ और उनके बंगले अगर आप देखें तो आप हैरान और परेशान रह जाएं। जो फवाद चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे, और वो कहते हैं ना कि जी बात करने से पहले सोच लेना चाहिए था। एक वो शख्स जिसने तमाम पाकिस्तान की पार्टीज़ के अंदर जो है वक्त गुजारा हो, और लोटा लोटा की बहस तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रहती है, और वहाँ से जंप करके वो फिर आगे आए हों और मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हों और वो लोगों को कह रहे हों किराए का सहाफ़ी। बहरहाल उन्होंने ये कहा, पहले वो कहते हैं कमांडो को इस तरह की बात भी करते रहे, फिर कहते हैं कि जनाब तुम यूट्यूबर हो और बड़ी साफ़ी नहीं हो, यूट्यूबर हो। तो आप तो यूट्यूबर हो, कौन से इदारे के साथ हो? अब मैं उन्हें क्या बताता कि भाई आपने इदारों से तो निकलवा दिया है बहुत से साफ़ियों को, तो आप यूट्यूब पे भी नहीं जीने दे रहे। तो यूट्यूबर इंसान होते हैं, वो कोई बुरे लोग तो नहीं होते। और अच्छा, आपको याद है कि जब आप निकले थे एक टीवी चैनल से तो आपके साथ कौन था? फैसल शकील।
वक्त न्यूज़ से। वक्त न्यूज़ से वो इकट्ठे ही हमें ये तोहफा दिया गया था और कहा गया था कि जी अब आपको बर्दाश्त करना। अब देखें ना, बाहर भी नहीं बर्दाश्त करते हैं, बाहर भी नहीं बर्दाश्त कर रहे, टीवी के ऊपर भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अच्छा, अगर आप फरा साहिबा के हवाले से आप क्या जानना चाह रहे थे? वो तो चली गई हैं मुल्क छोड़ के अपना बैग लेके। देखिए, एक सवाल बार बार आ रहा था, मरीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले अलीम खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और भी बहुत से लोग, हमजा शहबाज भी ये सवालात उठा रहे हैं। तो ये एक मौका था उनके लिए। असद उमर साहब से मैंने सवाल शुरू में किया, बस वो बीच में फवाद चौधरी साहब आ गए, उन्होंने कहा मैं आ गया, मैं भी पहले पूरी बात करूँगा। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल में एक अजीब सा एक वो माहौल बन गया, और जब उन्होंने ये कहा कराए के साफ़ी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। वो लाइव जा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली मतीउल्लाह जान साहब बहुत ज़्यादा सख्त सवालात करते हैं, और उन सवालात का जब लोग जवाब नहीं दे पाते तो वो सीख पा हो जाते हैं। और हमने ये बारहा देखा है कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं अपनी कूल जो है या अपना गुस्सा जो है उसको बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रखते हैं, गुस्से में नहीं आते, तो इनसे लोग सीखते भी हैं। लेकिन आज आपका गुस्सा जो था वो सामने आ गया। शायद उन्होंने जिस तरीके से बात की, आपकी बात सही है कि शायद मुझे भी गुस्से में काबू करना चाहिए था, लेकिन मैंने गुस्से में भी बदजुबानी नहीं की, बदजुबानी नहीं चौधरी की तरह। मैंने यही उनसे एहतजाज किया, और मैंने रिएक्शन में बीच में आके जब बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा, मैंने उन्हें ज़रूर लौटा कहा और सारी जो बातें, लेकिन मैंने इस तरह ये नहीं कहा कि, लेकिन 12 गुस्से में आ गया। लेकिन उन्होंने जो लाइव टेलीविजन पे एक बात हो रही है, आपकी चैलेंज कर रहे थे, उसकी वजह यह है कि अगर वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे होते ना कैमरे के ऊपर, तो मैं शायद अगला सवाल कर लेता और मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत ना होती। लेकिन वो लाइव टेलीविज़न पे 20-25 टेलीविज़न चैनल्स पे वो लाइव जा रहे थे, और जब ये उन्होंने अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए तो मेरे पास सवाए रिएक्ट करने के और कोई तरीका नहीं था। अगर वो सिर्फ मुझे इंटरव्यू दे रहे होते तो मैं अगले सवाल में तरीके से अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकता था, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिल रहा था, और वो लाइव जा रहे थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादती है कि वन साइडेड वो बदजुबानी कर रहे हैं। तो मैंने फिर रिएक्ट किया, एहतजाज किया, और हमने उन्हें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, और हमने कहा जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम में कौन शामिल था? जितने हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स थे सब ने एहतजाज किया, और सब ने कहा कि अच्छा, तमाम रिपोर्टर्स का यही नुक्ता नज़र था कि आपके साथ ज़्यादती की गई है। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी कि आप माफ़ी मांगे अभी, तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि फिर आपको हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। वो इमरान खान साहब के साथी हैं, वो माफ़ी कैसे मांगते? मतीउल्लाह साहब, आपसे ज़रा हट के आज आप, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग वैसे देखें, ये सवाल तो हमारा काम है करना। पिछले दिनों वो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैरियट में, उसमें भी एक सवाल किया था। देखें, नाराज़गी खालिद मक्सी साहब से, हाँ, खालिद मक्सी साहब से, तो नाराज़गी का उन्होंने भी इज़हार किया, लेकिन किसी और जमात में पता नहीं कौन सी स्यारे की मखलूक हैं, किसी और जमात में जो है वो इस तरह की बदजुबानी नहीं की जाती सहाफ़ियों के साथ। ये सिर्फ ये पीटीआई के अंदर, और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब, और ये पहले भी सहाफ़ियों पे तशद्दुद कर चुके हैं। आपको ये वो मखलूक है जो कह रही है कि हमें आइन और कानून का लिबादा पहनाया जाए, लिबादा पहनाया जाए, और ये एक दफ़ा पहले भी 1-2 एंकर के ऊपर हाथ उठा चुके हैं और बड़ी बदतमीज़ी भी कर चुके हैं। तो ये इनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ज़रा प्रोसीडिंग के हवाले से, आज बाबर अवान साहब जजेस को धमकी लगा रहे थे, क्या कह रहे थे कि अगर आपने फैसला जो है वो इनके खिलाफ आ जाता है, स्पीकर की रूलिंग को अगर ख़त्म कर दिया जाता है, गैर कानूनी कहा जाता है, तो फिर डैश 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 होगा। नहीं, उसके पस मंज़र ये है कि डॉक्टर बाबर अवान साहब वो जो केबल है उसको पढ़ के बता रहे थे, जो अपने पाकिस्तानी सफ़ीर ने ही लिखी हुई थी, और उस केबल में अमरीकी जो डिप्लोमेट है उनकी गुफ्तगू का हवाला दिया गया था। और वो अमरीकी डिप्लोमेट जो है वो ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान में बकौल बाबर अवान साहब के अगर ये अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर वो ये कह रहे थे कि डैश 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 होगा, और इस तरह की उन्होंने एक मुख्तसर सी बात की थी। मगर वो तारीखें भी नहीं बता पा रहे थे कि ये काबीना का इजलास कब हुआ, जो लेटर है जो रिसीव हुआ 7 मार्च को, तो इस हवाले से पहले मीटिंग कब हुई, एक मीटिंग भी कोई पहले हुई, तो वो लेटर तैयार कब हुआ, मतलब वो मीटिंग जो अमरीकी डिप्लोमेट से हुई उस मीटिंग की भी तारीख नहीं बता पा रहे थे डॉक्टर साहब। फिर बाद में जो काबीना का इजलास में लेटर रखा गया उसकी भी वो नहीं बता पा रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें वो छुपा रहे थे,
और फिर अचानक तो बीच वो में उसमें छुपाने वाली क्या बात थी? वो काबीना के इजलास के अंदर तो वो सारे कहते हैं, फवाद चौधरी भी कहते हैं मैंने लेटर देखा है, कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के ऊपर वो शिबली फराज साहब बैठे हुए थे, वो भी फरमा रहे थे कि मैंने देखा है वो लेटर, मैंने देखा है वो लेटर। असल में वो पहली तारीख जो छुपा रहे थे ना कि वो अमेरिकी जो डिप्लोमेट था उसका और हमारे एम्बेसडर की मीटिंग जो थी जिसमें गुफ्तगू हुई है, उस मुलाकात की तारीख वो नहीं बता रहे थे और उन्होंने कहा जी वो नईम बुखारी बताएंगे। असल में ये सारा सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बारे में बाबरवान बतौर वकील सियासी जमात वो सारी बातें कर रहे थे, मतलब वो पीटीआई के वकील थे, हुकूमत के नहीं थे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रख रहे हैं, क्योंकि मामला स्पीकर की रूलिंग की आईनी हैसियत के हवाले से है कि वो क्या आईनी है कि गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया शायद इसका लेटर का, तो इसलिए अब वो लेटर लेकर आ रहे हैं। ना इसके अंदर तहकीक हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना किसी ने फैसला दिया, ना एफआईआर हुई, तो इसके ऊपर रूलिंग दे दी। तो इसमें इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं वो? देखिए, पहले दिन से उन्होंने ख़त को जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसकी एक सबूत यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये लेटर डिस्कस ही एक जलसे में किया, कोई ऑफिशियली कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई और पहले जलसे में किया, फिर काबीना के सामने रखा, फिर जब कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा, फिर पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा और फिर उसके बाद अमेरिकी सफ़ीर को बुला के एहतजाज भी किया, जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उनका, ये सब कुछ बाद में किया। तो लेकिन वो पहले दिन से मकसद सियासी मकासद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को उसके आइनी और कानूनी जो तशरीह करनी है उनकी, उससे हटा के वो जो है इस साजिश के इल्ज़ामात के ऊपर उसको एक लेकिन अब तो बहुत इशू बन गया ना जी। अब तो ऑपोजिशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रही है और DGISI को कह रही है। शहबाज शरीफ साहब कल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे थे कि जी आप बताएं, मीटिंग मिनट्स के ऊपर आपने दस्तखत किए थे। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी आप शवाहिद दें अगर ऑपोजिशन को आप गद्दार जो है इस मीटिंग के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंस तो एज्यूम कर गया मामला। हाँ, डेफिनेटली अब तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जब नईम बुखारी जब बात करेंगे मेरे ख्याल में कल स्पीकर के बिहाफ पे जी हम, तो उनके पास इस केबल के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स भी होंगी। आज वैसे भी अटॉर्नी जनरल साहब ने एतराज़ किया कि जो बाबर अवान साहब हैं वो तो एक सियासी जमात के वकील हैं PTI के, उनके पास ये सरकारी डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गया कि ये हुआ वो हुआ और उसके अंदर क्या क्या और वो डैश डैश डैश। तो अटॉर्नी जनरल ने भी एतराज़ किया कि ये इनसे आप ये मालूमात ना मांगें। तो जो फिर है वो जो वकील हैं नईम बुखारी साहब, वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के जो वकील हैं वो फिर आपको बताएंगे कि तो ये अटॉर्नी जनरल साहब क्या कह रहे थे कि आखिरी केस लड़ेंगे ये, इसके बाद रिज़ाइन कर देंगे, इस तरह की खबरें भी आ गई। अब इसलिए अगर ये केस हार जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद का सामना करना पड़ता है तो फिर वो तो क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे और जब प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो अटॉर्नी जनरल भी चले जाएंगे। अब होगा क्या कि जब ये केस आ जाएंगे तो अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर से एक दिन पहले इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उसमें कोई असूल वाला इस्तीफ़ा तो नहीं होगा ना। ये तो जब वज़ीर-ए-आज़म भी चला जा रहा है, नज़र आ रहा है, तो किसी अटॉर्नी जनरल के इस्तीफ़ा देने से क्या कोई उसका असूल पसंद होने का सबूत तो नहीं है ये। अच्छा, जब से ये उमर अता बंदयाल साहब ये 5 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहे हैं इस केस की, तो हम देख रहे हैं जिससे भी बात करते हैं वो लोग कहते हैं कि जी हमारी तो कापें टांग रही हैं, ये केस किस तरफ जाएगा। और आज एक लेटर भी लिखा गया है मुल्क के बड़े मशहूर और नामवर लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी आइन को ज़रा आप मद्देनज़र रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मद्देनज़र रखिए, और बातें हो रही हैं कि जी जल्दी आप इसका फ़ैसला कर दें। तो आपके ख्याल में फ़ैसला कल परसों, ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए? मेरे ख्याल में कल तक हो जाना चाहिए फैसला, पहले ही बहुत ताख़ीर हो गई है। कल नईम बुखारी साहब बात करेंगे और अटॉर्नी जनरल साहब बात करेंगे और कोई एक दो दूसरे, लेकिन कल तक इसको कंक्लूड कर देना चाहिए। क्या होगा अगर फैसला जो है ना में आता है सुप्रीम कोर्ट का? कोई अपील वगैरह भी इसके अंदर की जा सकती है ऑपोजिशन की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? अगर इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाए तो इमरान खान साहब कहें कि जब तक मैं रिव्यू नहीं इसका दे देता तो तब तक मैं तो वज़ीर आज़म के तौर पर ही बैठा रहूँगा। तो ये फैसला आने के बाद ये जो आईनी बहरान इस वक्त मुल्क के अंदर आया हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा? देखिए, रिव्यू में जाएं जब जो भी हो, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ये उनका आखिरी दिन होगा इस केस के बाद,
ये आखिरी केस होगा। आई डोंट नो वो रिव्यू तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, डिपेंड करता है कि वो क्या दलाइल देते हैं, मगर रिव्यू का राइट तो रहेगा। रिव्यू का राइट रहेगा, यानी हुकूमत के अगर पास कोई है एक फरीक जो है इन दोनों में से, ऑपोजिशन या हुकूमत, अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है दोनों में से किसी के, तो उनके पास हक होगा कि वो एक बतौर अपील रिव्यू में चले जाएं इसके और कहें कि जी फैसला दुरुस्त करें। जी हाँ बिल्कुल, और इस बात का इम्कान लग भी रहा है कि हुकूमत ये केस हार जाएगी, और क्योंकि अभी तक जितने भी हमने वकीलों के दलाइल सुने हैं और मौजूद जजेस की ऑब्जर्वेशन सुनी है, उससे लगता है कि जजेस इस हद तक क्लियर है कि जो कमांड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में दी गई है पार्लियामेंट के हवाले से, जो आइन में लिख दी गई है, अगर उन शराइत को पार्लियामेंट या स्पीकर पूरा नहीं करता तो वो फिर पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। तो अब देखिए अटॉर्नी जनरल साहब के जो है बयान है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनको कोर्ट नोटिस पे बुलाया गया है, वो हुकूमत की नुमाइंदा के तौर पे उनको, वो अदालत के मावन के तौर पे बुलाए हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये अदालत की मुआवनत तो ये अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले ये हुकूमत की एआनत भी कर चुके हैं इस सारे काम में बिल्कुल जो हुआ है, और असम्बलियाँ भी जो तोड़ी गई हैं। तो बहरहाल लगता ये है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि लगता ये है कि डिप्टी स्पीकर ने ट्रिकरी की है, चालाकी दिखाई है, ये बादिउल नज़र में अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको ख़त्म करके, ताकि वज़ीर आज़म जो हैं वो असम्बली को तोड़ सकें। तो मकसद सिर्फ असम्बली को तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म को एक स्पेस क्रिएट करना था, और बग़ैर किसी वजह के और कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा के जिनका पार्लियामेंट के तरीक़ाकार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक्सट्रेनियस हैं, और स्पीकर का ये अख्तियार नहीं है कि इस नौइयत के इल्ज़ाम लगा के आप कोई रूलिंग दे दें, और वैसे भी बग़ैर वोटिंग के आप रूलिंग नहीं दे सकते, और बहस भी नहीं हुई और वोटिंग भी नहीं हुई और फिर रूलिंग दे दी। तो इस तरह के रिमार्क्स जो आए मौजूद जजेस की तरफ से, तो लगता है कि अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। अब देखना ये है कि अदम एतमाद की तहरीक अगर बहाल होती है तो क्या वज़ीर आज़म उसको फेस करेंगे, या उससे पहले फिर इस्तीफ़ा दे के भाग जाएंगे, कहेंगे मैं तो पहले इलेक्शन की तरफ जा रहा था, अब भी जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और उसके अलावा जो है, लेकिन उसमें ये होगा फिर वज़ीर आज़म जो नया बनेगा वो तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी पार्टी का बनेगा ना, वो फिर इमरान खान की मर्ज़ी का तो निगरान नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे जो हमने तमाशे देखे हैं वो तमाशे भी किए जा सकते हैं, जैसे रिव्यू वाला भी हम एक जिक्र कर रहे थे, वो बैठे रहें कि जी हम रिव्यू करेंगे इस फैसले का। नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ जाए तो उस पर पहले अमल दरामद होगा, तो रिव्यू तो बात कोई आईनी और कानूनी मामलात तो नहीं हो रहे ना जी इस वक्त, जब कोई आइन और कानून के ताबे तो नहीं काम कर रहे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है, तो कुछ भी अगर अटॉर्नी जनरल ने रिव्यू के लिए एग्री ना किया तो फिर वो रिव्यू हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर यह कि राइट तो रहेगा हुकूमत का, और रिव्यू अगले दिन भी लग सकता है, इसमें क्या है, या 1-2 दिन भी लग सकता है। ठीक, अगर फैसला आ गया तो उस पर अमल दरामद ज़रूरी होगा। ये मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि अगर रिव्यू तक मामला जाता है तो हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब को उससे पहले कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमारा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त जो आइनी बहरान पैदा हुआ है वो इसलिए नहीं पैदा हुआ कि कोई बहुत ही बारीक नुक्ता आइन का जो था वो ज़ेर बहस था और उससे गलती हो गई और किसी ने कोई काम कर दिया। ये जानबूझ के ये काम किया गया है आइन के ख़िलाफ़। तो एक दफ़ा अगर हो सकता है तो फिर दूसरी दफ़ा भी हो सकता है, अगर दूसरी दफ़ा हो सकता है तो फिर तीसरी दफ़ा भी हो सकता है। सो इस सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर व्हील्स विद इन व्हील मौजूद हैं, आप किसी भी बात को रद्द नहीं कर सकते। फ़िलहाल इतना ही, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मतीउल्लाह जान साहब, थैंक यू वेरी मच।